डाकू ददुआ की कहानी पार्ट 2, ददुआ के क्रूर कारनामों की दास्तान। दोस्तों, गैंग की कमान अपने हाथ में लेने के बाद पुलिस शुरू से ही ददुआ गैंग के पीछे बहुत बुरे तरीके से पड़ गई और ददुआ गैंग के लोग एक एक कर या तो मारे जा रहे थे या फिर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा रहे थे। बात 1980 के आसपास की है। 1980 के दशक के मध्य आते आते ददुआ को इस बात का यकीन हो चला था कि अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करे तो उसके गैंग के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। और ददुआ को इस बात का यकीन था कि गांव वालों में से ही कुछ लोग उसके खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर मुखबिरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके गैंग के लोग मारे जा रहे हैं एक एक करके या फिर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ददुआ को शक था कि उस इलाके का एक गांव राम का पुरवा, वहां के कुछ लोग ही पुलिस के साथ मिलकर ददुआ के साथ मुखबिरी कर रहे हैं। बात है 20 जून 1986 की। एक दिन ददुआ अपने गैंग के साथ राम का पुरवा उस गांव में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उस गांव के 9 लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। मकसद साफ था, यह संदेश देना कि कोई भी शख्स अगर उसके खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर मुखबिरी करेगा तो उसके लिए जीना मुश्किल होगा उस इलाके में। एक साथ इकट्ठे 9 लोगों की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया और यहीं से ददुआ एक बहुत बड़ा नाम अपराध की दुनिया में उभरकर सामने आया। इस घटना के पहले ददुआ को कभी भी, यानी शिव कुमार पटेल को कभी भी उतनी गंभीरता से शायद नहीं लिया गया हो। पुलिस अपनी कार्रवाई करती थी डकैतों के खिलाफ और ददुआ गैंग के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन ददुआ का नाम अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वह दहशत के पर्याय के रूप में गिना जाए। लेकिन 1986 की इस घटना के बाद, जो कि घटना राम का पुरवा गांव में घटित हुई थी जिसमें 9 लोग मारे गए थे, इसके बाद ददुआ का नाम बहुत बड़ा हो चुका था। लोग उसके नाम से खौफ खाने लगे। इतना ही नहीं, अपराध की दुनिया में, खासतौर पर डकैती की दुनिया में उसका नाम सबसे बड़े नाम के तौर पे स्थापित हो गया। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ददुआ के प्रभाव वाले जो बुंदेलखंड के जिले थे, यानी झांसी बुंदेलखंड का जो इलाका है जिसे चंबल इलाका भी मोटे तौर पे कहते हैं, तो ददुआ के प्रभाव वाले जो उत्तर प्रदेश के जिले थे उनके नाम हैं झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और जालौन। जबकि उसके प्रभाव वाले मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: दातिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह जिला। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यही वो जिले थे जिन जिलों में उसके नाम का दहशत व्याप्त था, या यूं कहें कि उसके नाम का सिक्का चलता था एक तरह से। इन इलाकों में कोई भी इंसान अगर प्रधानी का चुनाव लड़ता हो या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ता हो या फिर जिला परिषद का अध्यक्ष बनना चाहता हो, विधायक बनना चाहता हो या फिर सांसद बनना चाहता हो, और इस काम के लिए अगर उसे ददुआ गैंग की मदद चाहिए, यानी अगर उसे अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, तो उसे ददुआ का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी था। और इसके लिए लोग उससे संपर्क करते थे और ददुआ बाकायदा अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन घोषित भी करता था। और ददुआ के समर्थन से जो कोई भी व्यक्ति चाहे प्रधान बनता था या ब्लॉक प्रमुख बनता था, विधायक बनता था या सांसद बनता था या जिला परिषद का सदस्य या अध्यक्ष, हर कोई व्यक्ति प्रशासनिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हर तरह से ददुआ की मदद करता था। जभी तो 3 दशकों तक पुलिस उसका कोई सुराग पता नहीं कर पाई। पुलिस बिल्कुल ही क्लूलेस रही, जबकि दोनों ही राज्यों की पुलिस ने जीतोड़ कोशिशें की ताकि ददुआ को पकड़ा जा सके। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम भी ददुआ किया करता था। इतना ज्यादा दिन पर दिन उसका रसूख बढ़ता चला गया। सन 2000 के बाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की एक तरह से चाबी भी
कहीं ना कहीं उसके हाथ में ही होती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने वाली जो प्रमुख पार्टियां थीं, कहते हैं कि उन पार्टियों के प्रमुख भी ददुआ का समर्थन हासिल करने के लिए किसी न किसी रूप में उससे संपर्क करते थे। और इसी की बदौलत ददुआ ने अपनी बेटी को एक ओर जहां चुनाव जितवाकर ब्लॉक प्रमुख का पद दिलवाया, तो दूसरी ओर अपने परिवार के लोगों को उसने विधायक और सांसद भी बनवाया। उसने अपने बेटे को विधायक बनाया, जबकि अपने भाई को उसने सांसद बनवाया। बात 1992 की है। एक चंबल इलाके का ही एक गांव था, किमड़ियन गांव। किमड़ियन गांव के लोगों पर एक बार फिर से ददुआ को इस बात का शक होता है कि उस गांव के लोग ददुआ के खिलाफ मुखबिरी कर रहे हैं, और इससे गुस्से में आकर एक बार फिर से ददुआ उस गांव में पहुंचता है। इसके पहले वो 1986 में वह राम का पूर्वा गांव में 9 लोगों की हत्या इसी शक के आधार पर कर चुका था, और इस बार बारी थी किमड़ियन गांव की। उस गांव में पहुंचकर ददुआ 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर देता है, और इसके अलावा उस गांव के कई घरों को वह आग के हवाले कर देता है, यानी आग लगा देता है। और बहुत सारे घर, 1-2 नहीं, कई घरों से धू धू कर धुआं उठता है। जिन लोगों पर उसे शक था, उनमें से ज्यादातर लोगों के घरों को वो आग लगाकर जला देता है, और 3 लोगों को मार तो डालता ही है। इन कार्रवाइयों के जरिए ददुआ ने साफ तौर पे मैसेज दिया था कि उसके खिलाफ गद्दारी की एक ही सजा है, बेरहम मौत। एक अन्य घटना का जिक्र करें, बात 1992 ही की है, यानी जिस साल उसने एक गांव के 3 लोगों को मारा और कई घरों को आग लगा दिया। उसी वर्ष उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक गांव है, नरसिंहपुर करवाहा। कहते हैं कि ददुआ अपने 200 लोगों के साथ पुलिस के द्वारा घेर लिया गया इस गांव में, और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। पुलिस बल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और अब ददुआ को लगने लगा कि उसका बच पाना मुश्किल है। तब कहते हैं कि उसने भगवान से प्रार्थना की कि अगर वो वहां से सुरक्षित बच निकला तो वह उस गांव में एक मंदिर बनवाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। उसके कई लोग मारे तो जरूर गए, लेकिन ददुआ अपने गैंग के बाकी लोगों के साथ बच गया, और बचने के 1-2 साल के बाद उसने उस गांव में एक मंदिर बनवाया भी, और उसने घोषित किया कि उस मंदिर का उद्घाटन करने वह खुद आएगा। जाहिर है, जब ददुआ खुद ऐसी घोषणा करे तो पुलिस कहां पीछे रहती। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई थी ताकि ददुआ जैसे ही उद्घाटन करने आए और उसे धर दबोचे। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास ददुआ का कोई ऑथेंटिक फोटोग्राफ नहीं था, उसकी कोई ऑथेंटिक पहचान नहीं थी। कुछ सूत्रों के आधार पर पुलिस ने उसकी एक तस्वीर या स्केच जरूर बनवा रखा था, लेकिन ददुआ की असली तस्वीर और ददुआ का जो असली चेहरा था और वो स्केच में जो उसका चेहरा था, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर था। और इसी का फायदा उठाकर कहते हैं कि ददुआ वहां पहुंचा भी। उसने वहां पहुंचकर उस मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, और खुलकर भाग लिया, लेकिन पुलिस उसे पहचान नहीं पाई, और वह वहां से बड़ी शातिर तरीके से निकल भी गया, और पुलिस देखती रह गई। जैसे जैसे ददुआ का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे उसने उस इलाके के सभी बड़े व्यापारियों, बड़े ठेकेदारों, बिल्डरों, रोड कंस्ट्रक्शन के काम में जो ठेकेदार लगे हुए थे उन सब के ऊपर, या फिर बिजली का जो नेटवर्क या तार उधर बिछ रहा था, उन सभी काम में जो लोग लगे हुए थे, जो उसका टेंडर लेते थे, उन सब के ऊपर ददुआ ने एक कमीशन बिठा रखा था, और उस कमीशन के जरिए उसे बहुत मोटी कमाई होती थी। और उस इलाके में अगर किसी को काम करना था तो वह ददुआ की मांग से इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उस मांग से या तो आप इनकार करें तो उस इलाके में आप कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं चला सकते, और चलाने की कोशिश करें तो अंजाम बस एक ही था, मौत नहीं, बेरहम मौत। बात सन 2001 की है। उत्तर प्रदेश के लोकहटा गांव के एक शख्स चंदन यादव नामक एक नौजवान के ऊपर ददुआ को शक हुआ कि वह पुलिस से मिलकर उसके खिलाफ मुखबिरी कर रहा है। कहते हैं कि ददुआ के लोग लोकहटा गांव के चंदन यादव को उठाकर ले आए। इसी शक के आधार पर
कि वो पुलिस की मुखबिरी कर रहा है और उसकी जमकर पिटाई की गई। और उसके बाद ददुआ ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बहुत बड़े बांस पर, यानी बम्बो स्टिक जो होता है, एक बहुत बड़े बांस के ऊपर उसका सिर टांग दिया गया और उसके सिर को, यानी चंदन यादव के सिर को गांव गांव घुमाया गया। मकसद साफ था, लोगों के बीच इतना दहशत व्याप्त हो जाए कि कोई भी पुलिस के साथ मिलकर ददुआ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में मदद न करे। अगर मदद करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। ऐसी थी ददुआ की कार्रवाइयां। जाहिर है उसके नाम से उस इलाके के मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी थर थर कांपते थे। तो इस तरह से दोस्तों ददुआ के नाम का डंका पूरे इलाके में 3 दशकों तक बजता रहा। यानी 1978 में ददुआ ने जो पहली हिंसक वारदात को अंजाम दिया था अपने पिता का बदला लेने के लिए, तब से लेकर 2007 तक ददुआ लगातार उस पूरे इलाके में अपना रसूख बढ़ाता चला गया और उसका एकमात्र तरीका था भय और दहशत फैलाना। हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से वह एक तरफ जहां लोगों की सहानुभूति हासिल करता था, वहीं दूसरी ओर प्रभावशाली लोगों को डराकर, धमकाकर, कई लोगों को मारकर, अपने कई दुश्मनों को बेरहमी से मारकर वह अपना वर्चस्व उस पूरे इलाके में कायम कर चुका था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसे शख्स जिसका प्रभाव क्षेत्र तकरीबन 10 से 15 जिलों में हो, उसका राजनीति के क्षेत्र में कितना बड़ा दखल होता होगा। यही वो वजह था कि उसका संपर्क मायावती की पार्टी से हुआ और कई चुनावों में उसने मायावती की पार्टी का समर्थन भी किया, लेकिन पासा पलट गया 2007 में। 2007 के पहले ददुआ का संबंध, यानी शिव कुमार पटेल का संबंध मायावती के साथ काफी दोस्ताना माना जाता था, लेकिन कहते हैं कि 2007 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस विधानसभा चुनाव में ददुआ ने मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का फैसला किया, क्योंकि 2007 के पहले मुलायम सिंह की पार्टी ही सत्ता में थी और उसे इस बात का अंदाजा था कि 2007 के बाद भी मुलायम सिंह ही चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए उसने मायावती का साथ छोड़ दिया और वह मुलायम सिंह के साथ जुड़ जाता है। और दोस्तों 2007 के चुनाव के पहले, यानी 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ददुआ का यही फैसला उसके लिए घातक साबित होता है, यानी उसके लिए काउंटडाउन वहीं से शुरू होता है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने आपको ददुआ के बढ़ते वर्चस्व की पूरी कहानी सुनाई और दोस्तों अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में ददुआ का सबसे पहली बात की अंत होता है, क्योंकि किसी का भी अंत जिसका प्रभाव क्षेत्र इतना बड़ा हो ऐसे ही नहीं हो जाता। उसके खात्मे के लिए प्रशासन के स्तर पर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। तो वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक अंतिम फैसला लिया ददुआ को खत्म करने का, और ददुआ का खात्मा किस तरीके से हुआ, किस तरीके से मुठभेड़ हुई और किस तरीके से फिर उसी के एक चेले ने, जो एक अन्य गैंग का लीडर था, उसने मात्र 24 घंटे के अंदर ही अपने गुरु की हत्या का बदला भी ले लिया। लेकिन हम आपको यह भी बताएंगे कि फिर भी उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने हार नहीं मानी और उसके जवानों ने मंदिर में शपथ ली कि मारे गए एसटीएफ के जवानों का बदला लिया जाएगा, और वो बदला लिया भी गया, बहुत कारगर तरीके से, बहुत सटीक तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, हमारे इस वीडियो को प्रमोट करिए, लाइक करिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें जरूर बताएं, क्योंकि इससे हमें अपने आप को इंप्रूव करने और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस और स्टोरीज बनाने में हमें मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।